नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके विद डीके में। और आज का टॉपिक है मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के शासकों में राणा रायमल। राणा रायमल का कार्यकाल सन 1473 से 1509 ईस्वी के बीच में माना जाता है। देखिए, जब हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में हमने पढ़ा तो हमने देखा था कि राणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा ने कर दी थी। राणा कुंभा को जब अपने जीवन के अंतिम समय में उन्माद रोग, मस्तिष्क से संबंधित रोग हो गया था और उनके एक पुत्र थे उदा, उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। अब इस उदा को हटाकर ये राणा रायमल भी उन्हीं के पुत्र थे कुंभा के, तो ये उदा को हटाकर मेवाड़ के शासक बने। अब इनको जो ये उदा के पुत्र हुए, उन्होंने मालवा के गयासुद्दीन की सहायता से आक्रमण भी किया था मेवाड़ पर, परंतु रायमल ने उनको असफल कर दिया था। और इन्हीं राणा रायमल से मारवाड़ के राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार कुंवरी का विवाह किया था। श्रृंगार कुंवरी का विवाह भी किया था राणा कुंभा के पुत्र थे ये रायमल। इनसे मारवाड़ के राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार कुंवरी का इनसे विवाह किया था। और इसी श्रृंगार कुंवरी ने चित्तौड़ में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था जिसे घोसुंडी बावड़ी कहा जाता है। तो देखिए, प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि चित्तौड़ की घोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो वो राणा रायमल की पत्नी थी श्रृंगार कुंवरी, उन्होंने करवाया था घोसुंडी बावड़ी का निर्माण। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन राणा रायमल के उत्तराधिकारियों के बारे में, इनके पुत्रों के बारे में। तो देखिए, ये थे रायमल के पुत्र। रायमल के पुत्रों में पृथ्वीराज, जयमल और सांगा या संग्राम सिंह, और इनके एक चाचा भी थे रायमल के सारंगदेव। उत्तराधिकारियों में इन चारों का नाम आता है। अब देखिए, जो रायमल के 3 पुत्रों के बीच संघर्ष रहा, जिसका कारण था सांगा के राजयोग की भविष्यवाणी। ये सांगा के जो दोनों भाई थे, जयमल और उड़ना राजकुमार कहा जाता है पृथ्वीराज सिसोदिया को, ये तीनों मिलकर एक भविष्य वक्ता, एक महिला थी देवल चारणी नाम की, संभवतः यही नाम था, उसके पास गए थे और उसने सांगा के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी कि मेवाड़ का होने वाला शासक तुम सब में से सांगा है। उसी समय उनके बीच में विवाद उत्पन्न हुआ और सांगा पर पृथ्वीराज और जयमल के आक्रमण हुए। तब सांगा करमचंद पंवार के संरक्षण में अज्ञातवास में चला गया। ये पृथ्वीराज सिसोदिया रायमल का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसे इतिहास में उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। इसने टोडा के सुल्तान सोलंकी की पुत्री ताराबाई से विवाह किया था तथा लगभग 1502 में अजमेर को जीता और अजमेर दुर्ग का नाम इन्होंने तारागढ़ रखा था। क्या रखा था? तारागढ़ दुर्ग। तो कौन था ये रखने वाला? ये पृथ्वीराज सिसोदिया था। ठीक है, 1502 की बात है ये संभवतः। और अपनी बहन आनंदबाई के पति जगमाल देवड़ा के जहरीले लड्डू खाने से ये मारे गए थे। ये हमने जब देवड़ा चौहान शासक पढ़े थे तब भी ये प्रकरण हमने देखा था, पढ़ा था। इनके बाद नाम आता है जयमल का। रायमल के एक पुत्र हुए जयमल, और इन जयमल का जो हम पढ़ते हैं कि सोलंकियों से लड़ते हुए ये मारे गए। अब देखो, इन दोनों की मृत्यु के बाद सांगा को मेवाड़ बुलाकर शासक बना दिया गया, यानी कि जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित हुई। इन दोनों की मृत्यु के बाद सांगा को शासक बना दिया। अब हम पढ़ेंगे राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा के बारे में हमने इतिहास में बहुत ही विशिष्ट इनका स्थान है, और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हम देखते हैं तो इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। महाराणा सांगा। महाराणा सांगा संग्राम सिंह, कार्यकाल इनका हम देखते हैं 1509 से 1528 के दरमियान रहता है। इनका जीवन परिचय देखें तो देखिए, इनका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 को। महाराणा रायमल व रतन कंवर की संतान के रूप में जन्म हुआ था।
1509 में राणा रायमल की मृत्यु के बाद रायमल के 3 पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह, इनके मध्य गद्दी को लेकर संघर्ष हुआ। पृथ्वीराज व जयमल मारे गए, हमने ये पढ़ लिया। पृथ्वीराज और जयमल मारे गए, सांगा विजयी हुए। सांगा का साथ इसमें अजमेर के करमचंद पंवार व झाला बीदा ने दिया था। 24 मई 1509 को चित्तौड़ दुर्ग में इनका राज्याभिषेक हुआ। 24 मई 1509 को चित्तौड़ दुर्ग में सांगा का राज्याभिषेक हुआ। अब हम इनकी जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं सांगा की, प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली या जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रथम है दिल्ली सल्तनत के साथ सांगा का संघर्ष। किसके साथ हुआ? तो सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ। देखो, सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा बसाया। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने 1504 में। इनके पश्चात हुए इब्राहिम लोदी, और इस इब्राहिम लोदी से सांगा के मध्य में 2 युद्ध हुए थे। 1517 से 1526 तक शासन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे थे इब्राहिम लोदी। उनसे सांगा के 2 युद्ध हुए थे। कौन कौन से युद्ध हुए थे हम देखें तो पहला युद्ध हुआ था वो था खातौली का युद्ध। बूंदी में जगह आती है खातौली, उसमें युद्ध हुआ था 1517 में। इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था और राणा सांगा इसमें विजयी रहा। दूसरा हुआ था बाड़ी का युद्ध, बाड़ी धौलपुर में आती है 1518 में, और लोदी के सेनापति मियाँ हुसैन और मियाँ माखन इसमें पराजित हुए। कौन कौन थे? इब्राहिम लोदी के सेनापति बाड़ी युद्ध में कौन कौन थे? मियाँ हुसैन और मियाँ माखन। ठीक है, दोनों युद्ध में सांगा विजयी रहे। वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध मैदान में ही मार दिया। ये 1526 में कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध, और बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, और इब्राहिम लोदी को युद्ध मैदान में ही मार दिया। इसके साथ दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई, और संभवतः इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के वो एकमात्र ऐसे सुल्तान थे जो युद्ध के दौरान युद्ध स्थल में युद्ध मैदान में ही मारे गए थे। और बाबर के नेतृत्व में मुगल शासन आरंभ हुआ, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई। इसके पश्चात हम देखें बाबर व मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह के मध्य संघर्ष आरंभ हुआ। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से, महाराणा सांगा और बाबर। ठीक है, इनके क्या कारण रहे संघर्ष के? इनके संघर्ष के कारणों के बारे में हम देखते हैं। तो पहला कारण तो ये देखो, बाबरनामा के अनुसार महाराणा सांगा ने उसके साथ वादा खिलाफी की थी। ये बात किसमें है? बाबरनामा में जो कारण दिया है इनके संघर्ष का, वो बताया गया है कि महाराणा सांगा ने बाबर के साथ वादा खिलाफी की। जब बाबर व लोदी के मध्य युद्ध होगा तब सांगा आगरा पर आक्रमण करेगा। यह तथ्य आधारहीन है क्योंकि बाबर से पूर्व सांगा सल्तनत को पराजित कर चुका था। तो ये तथ्य कैसा है? बिल्कुल आधारहीन है। बिल्कुल, जब बाड़ी के युद्ध में, खतौली के युद्ध में सांगा दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को पराजित कर चुका था, तो वो क्यों ऐसी योजना बनाएगा, क्यों बाबर को सहायता लेगा? बाबर ने स्वयं की सहायतार्थ सलहदी नामक एक दूत महाराणा के पास भेजा था। ये उल्लेख राजस्थानी साहित्य में प्राप्त होता है। सलहदी नामक एक दूत भेजा था। दूसरा हम देखें अब संघर्ष का कारण दूसरा, तो देखो बाबर द्वारा अफगान लोदी वंश अफगान वंश था। अफगान वंश समाप्त करने के बाद जब वापस जाने से मना कर दिया गया तब अफगान सरदार नाराज हो गए। बाबर के विरुद्ध सहायतार्थ महाराणा सांगा के पास गए। यह संघर्ष का मुख्य कारण रहा। हसन खां मेवाती, मोहम्मद खान लोदी, ये अफगान सरदार थे जो सांगा के पास आए थे। एक तो थे हसन खां मेवाती और दूसरे थे मोहम्मद खान लोदी। और तीसरा कारण है दोनों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो, इन उक्त कारणों के चलते सांगा व बाबर के मध्य 2 युद्ध हुए। एक हुआ बयाना का युद्ध, एक हुआ खानवा का युद्ध। हम पहले पढ़ेंगे
बयाना युद्ध के बारे में। बयाना का युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य 16 फरवरी 1527 को कब हुआ? 16 फरवरी 1527 को हुआ था। 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध। बयाना दुर्ग भरतपुर में। देखिए, बयाना दुर्ग के किलेदार मेहंदी ख्वाजा व मोहम्मद सुल्तान थे। बयाना दुर्ग के किलेदार कौन कौन थे? मेहंदी ख्वाजा और मोहम्मद सुल्तान। चंद्रभान व माणिक चंद्र की सहायता से मेवाड़ सेना ने इनको पराजित किया। भरतपुर के खंडार का दुर्ग मुगलों से छीन लिया। मेहंदी ख्वाजा ने बाबर को संपूर्ण सूचना दी। शाह मंसूर ने राजपूतों के वीरत्व की प्रशंसा की। मोहम्मद शरीफ ने युद्ध में बाबर की हार की भविष्यवाणी भी कर दी बयाना के युद्ध को देखकर। अब होता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। 16 फरवरी के युद्ध में बाबर की करारी हार हुई और 17 मार्च को होता है खानवा का युद्ध। ये थी निर्णायक लड़ाई, फाइनल मैच। अब इसमें हम देखें बाबर की क्या तैयारियां रहीं। बाबर की तैयारियों के बारे में देखें तो देखो, मनोबल टूट चुकी सेना को वापस उत्साह भरने के लिए बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया। जिहाद का मतलब हारेगा तो भी धर्म और जीतेगा तो भी धर्म जीतेगा। सारा मुद्दा धर्म पर ले आए। आज के राजनेता भी यही कर रहे हैं, धर्म को घुसा देते हर चीज़ में। देखिए, शराब के प्याले तोड़े गए। तमगा नामक धार्मिक कर लगा रखा था, वो समाप्त कर दिया। कई सारे चांदी के सिक्के चलाए और युद्ध उपरांत गाजी की उपाधि ग्रहण की बाबर ने। और दूसरा है तैयारियों में तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति सैन्य सजावट और उस्मानी पद्धति तोप सजावट। सैन्य सजावट की तुलुगमा पद्धति और तोप सजावट की उस्मानी पद्धति अपनाई गई। अब महाराणा सांगा की तैयारियों के बारे में देखें। महाराणा सांगा ने क्या किया था? पाती पर्वण जारी कर राजपूत राजाओं और सरदारों का सहयोग लिया। इस पर सांगा की सेना में 7 तो उच्च श्रेणी के राजा थे। 7 तो उच्च श्रेणी के राजा थे, 9 राव श्रेणी के राजा और 104 राजपूत सरदारों ने अपनी सेना सहित भाग लिया। 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव श्रेणी के राजा, 104 राजपूत सरदारों ने। इस प्रकार महाराणा ने विशाल सेना तैयार की। रसब्रुक विलियम। बाबर व सांगा का सैन्य अनुपात 1:8 था। रसब्रुक विलियम के अनुसार खानवा के युद्ध में बाबर और सांगा का सैन्य अनुपात था 1:8। आनंदीलाल श्रीवास्तव के इतिहासकार हुए। उनके अनुसार बाबर व सांगा का सैन्य अनुपात 1:2 था और बाबरनामा के अनुसार सांगा के पास 2 लाख की सेना थी। अब हम बात करेंगे सांगा के साथ कौन कौन से शासक थे तत्कालीन जिन्होंने साथ दिया खानवा के युद्ध में। देखिए, मारवाड़ के राव गंगा की तरफ से थे मालदेव। मेड़ता के वीरमदेव मेड़तिया व रायमल राठौड़ थे। ईडर का शासक भारमल भी था। देवलिया का शासक बाघ सिंह था प्रतापगढ़ का। और यही रावत बाघ सिंह 1534 में गुजरात आक्रमण के समय केसरिया करने वाला था। इसी ने केसरिया किया था, रावत बाघ सिंह। चंदेरी का मेदनी राय भी था। गोगुंदा का झाला सज्जा था। जगनेरी उत्तर प्रदेश का अशोक पवार था। अफगान मोहम्मद लोधी भी था। हसन खां मेवाती तो प्रधान सेनापति था। सलुम्बर का रावल रतन सिंह था। आमेर का पृथ्वीराज कछवाहा भी था, साथ में था पृथ्वीराज कछवाहा। डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, उसका पुत्र जगमाल जिसे बांसवाड़ा सौंपा था। बीकानेर का राव जैत सिंह, उसका पुत्र कल्याणमल बीकानेर का। झालावाड़ का झाला अज्जा, सिरोही का अखेराज दूदा, बांगड़ का उदय सिंह, नागौर का खानजादा, ये साथ में थे। और रायसेन का सलहदी तंवर, रायसेन का सलहदी तंवर, ठीक है। अब ये दोनों विश्वासघात किया था इन दोनों ने, ठीक है, विश्वासघात करने वाले थे। अब हम बात करें, देखो 17 मार्च 1527 खानवा युद्ध प्रारंभ हुआ। विभिन्न कारणों से राणा सांगा पराजित हुआ। तत्पश्चात पृथ्वीराज मालदेव रतन सिंह की सहायता से घायल महाराणा को बसवा लाया गया। कहाँ पर? बसवा। ये मैंने देखा हुआ है, ये स्थान रेलवे पटरी है बसवा की, उनके पास में है ये छतरी।
ट्रेन से जब जाते हैं उधर से होके तो दिखता है। हालांकि इसकी कोई सरकार की तरफ से या पुरातत्व विभाग की तरफ से कोई इसकी देखरेख नहीं है। लाया जाता है पीछे युद्ध मैदान में महाराणा का राज मुकुट झाला अज्जा धारण करता है। देखिए ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जब राणा सांगा को युद्ध मैदान से निकाला गया और घायल हो गए थे तो महाराणा का राज मुकुट धारण करने वाले कौन थे वीर, तो वो थे झाला अज्जा। झाला अज्जा ने धारण किया था। ठीक है। हसन खां मेवाती मुख्य सेनापति के रूप में रहा था। हसन खां मेवाती युद्ध में हार के कारण क्या रहे? एक तो था रायसेन के सलहदी तंवर और नागौर के खानजादा का विश्वासघात। दूसरा सैन्य अव्यवस्था, मुगलों की नवीन युद्ध नीतियाँ, बंदूकची, तोपची, तीर कमान आदि। तीसरा था मुनीम अलगा व कासिम का तुलगमा का सफल संचालन। तोपची मुस्तफ़ा का साहसिक प्रदर्शन। ये थे जीत के कारण बाबर ही। हार के बाद क्या हुआ? देखो बसवा से कालपी आए सांगा, यहाँ पर पुणे, कालपी यानी मध्य प्रदेश, यहाँ पर पुणे युद्ध की तो योजना बनाने लगे तो उसी के सैनिकों ने विष दे दिया जिससे 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। जिस 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी उसी 30 जनवरी को सांगा की भी हुई थी। इनका अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। कहाँ पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, वहीं इनकी छतरी बनी हुई है। वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है। अब हम देखें महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप के मध्य का काल क्या रहा, तो उसमें हम देखते हैं महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप के मध्य का काल। सांगा के बाद उनके पुत्र रतन सिंह को महाराणा बनाया गया था। 1528 से 1531 तक शासन रहा था। और महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज खानवा में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जो इतिहास प्रसिद्ध मीराबाई है, मीराबाई उनके पति थे ये भोजराज। ठीक है। खानवा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। रणथंभौर की जागीर सांगा की विधवा कर्मावती के पास थी। जब यहाँ गुजरात शासक का आक्रमण हुआ 1534, तब कर्मावती ने हुमायूं से सहायता मांगी थी। सहायता नहीं मिली तो कर्मावती ने 1300 ललनाओं के साथ, महिलाओं के साथ जौहर किया था और ये चित्तौड़ किले का दूसरा साका था। इसमें केसरिया करने वाले थे रावत बाघ सिंह प्रतापगढ़ के। रतन सिंह की मृत्यु के बाद 1531 से 1536 के मध्य विक्रमादित्य ने शासन किया। और ये रतन सिंह की मृत्यु कैसे हुई थी? अहेरी उत्सव में। ये हम पहले पढ़ा था, हमने बूंदी का जब पढ़ा था इतिहास, जब अहेरी उत्सव में ये लड़ते हुए मारे गए थे रतन सिंह, बूंदी के सूरजमल से। ठीक है, दोनों ही मारे गए थे। रतन सिंह की मृत्यु के बाद 1531 से 1536 के मध्य विक्रमादित्य ने शासन किया और 1536 में पृथ्वीराज के पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। 1536 में पृथ्वीराज का पुत्र था बनवीर। ठीक है, विक्रमादित्य की हत्या कर दी। तत्पश्चात सांगा के पुत्र उदय सिंह की हत्या का प्रयास किया, परंतु पन्ना धाय ने उदय सिंह की जान बचाई। 1536 से 1540 तक बनवीर अघोषित शासक रहा। तत्पश्चात उदय सिंह शासक बना। राणा उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। इनका कार्यकाल 1537 से 1572 के मध्य। पन्नाधाय उदय सिंह की बनवीर से बचाकर, इनको इनके धाय माँ पन्नाधाय ने बचाया था, कुंभलगढ़ लेकर आई। उदय सिंह का लालन पालन कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा के यहाँ पर हुआ था। आशा देवपुरा के यहाँ पर। और कुंभलगढ़ में ही मेवाड़ सामंतों द्वारा उदय सिंह का राज्याभिषेक किया गया। अखैराज सोनगरा, पाली के अखैराज सोनगरा ने अपनी पुत्री जयवंताबाई का विवाह उदय सिंह से करवाया। अखैराज सोनगरा ने बादल महल में उदय सिंह व जयवंताबाई के यहाँ 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, बादल महल में। अब हम पढ़ते हैं मावली युद्ध के बारे में। मावली युद्ध,
इम्पोर्टेंट युद्ध उदय सिंह का 1540 में। उदय सिंह मालदेव और अखेराज की सहायता से चित्तौड़ पर पुनः अधिकार करता है, बनवीर की हत्या कर देता है। तो इसमें सहायता किस किसने दी थी? ये तो थे मालदेव, जोधपुर के मालदेव और अखेराज, पाली के अखेराज। उदय सिंह व शेरशाह सूरी। मारवाड़ विजय के बाद शेरशाह जब मेवाड़ की तरफ बढ़ा तो उदय सिंह ने समर्पण करके अधीनता स्वीकार कर ली। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला उदय सिंह मेवाड़ का प्रथम शासक था। ध्यान रखना, अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला उदय सिंह मेवाड़ का प्रथम शासक था। शेरशाह चित्तौड़ खवास खां को सौंप देता है। शेरशाह ने चित्तौड़ किसको सौंपा था? खवास खां को। ठीक है, जोधपुर भी खवास खां को सौंपा था, जोधपुर भी। 1545 में शेरशाह की मृत्यु होने पर उदय सिंह पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। उदय सिंह व मालदेव ने मेवाड़ की कई बार सहायता करी, लेकिन कुछ समय बाद उदय सिंह और मालदेव के मध्य रिश्ते बिगड़ गए, जिसका मुख्य कारण यह था शेरशाह के आक्रमण के समय उदय सिंह ने मदद नहीं की थी मालदेव की। ध्यान रखना। अब होता है एक हरमाड़ा का युद्ध। मावले का युद्ध कब हुआ? 1540 में। और हरमाड़ा का युद्ध कब होता है? देखो 1557 में। 1557 एक रंगराय नामक दासी थी। क्यों हुआ हरमाड़ा का युद्ध? देखो, रंगराय नामक दासी की वजह से हुआ था। रंगराय नामक दासी जो अजमेर सूबेदार हाजी खां दिल्ली से लाया था। अजमेर सूबेदार हाजी खां मालदेव की सहायता से उदय सिंह को हरा दिया था। अजमेर के सूबेदार हाजी खां ने 1559 में, यह अजमेर का सूबेदार अकबर का था। 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर बसाया था। कब? 1559 में। और उदय सागर झील बनवाई थी। उदय सिंह और अकबर के बारे में बात करें कि कैसे इनके रिश्ते रहे थे, उदय सिंह और अकबर। उदय सिंह ने अकबर से हारे मेड़ता के जयमल तथा मालवा के बाज बहादुर को अपने यहाँ पर शरण दे दी थी 1567-68 की, जिससे नाराज होकर अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ की जिम्मेदारी जयमल फत्ता को सौंपकर उदय सिंह गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए। जयमल फत्ता वीर कल्ला राठौड़ अकबर से लड़ते हुए केसरिया करते हैं। फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर करती है। फत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। इस प्रकार 1567-68 में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। ठीक है, चित्तौड़ का दूसरा साका 1534 में। चित्तौड़ का पहला साका 1303 में। और चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ? 1567-68 में। ठीक है, चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो गया और आसफ खां को नियुक्त कर दिया। किसको नियुक्त किया? आसफ खां को। इस युद्ध में जयमल फत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर अकबर ने इनकी गजारूढ़ मूर्तियां आगरा किले के प्रवेश द्वार पर लगवाई। जयमल की छतरी चित्तौड़ दुर्ग के हनुमान पोल पर स्थित है। फत्ता की छतरी चित्तौड़ दुर्ग के राम पोल पर स्थित है। और कल्ला जी राठौड़ की छतरी चित्तौड़ दुर्ग के भैरव पोल पर बनी हुई है। तो शॉर्ट ट्रिक से अगर हम याद करें इनको कि जयमल की छतरी कहाँ पर? हनुमान पोल पर। तो जयमल की छतरी हनुमान पोल, जय हनुमान। जयमल की छतरी हनुमान पोल पर। फत्ता सिसोदिया की छतरी राम पोल पर, फत्ता राम। और कल्ला जी की भैरव पोल पर, तो काल भैरव। इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है। इस युद्ध में कल्ला जी जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर 4 हाथों से लड़े, इसलिए 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए कल्ला जी राठौड़। 4 हाथ वाले लोक देवता कल्ला जी राठौड़। उदय सिंह चित्तौड़ हारने के बाद गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाते हैं। गोगुंदा को राजधानी बनाया और ये कौन सी थी? चौथी राजधानी थी गोगुंदा। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु हो गई। अब हम बात करेंगे राजमहलों की मौन क्रांति महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के लेकर हुई। मेवाड़ में महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक से संबंधित है राजमहलों की मौन क्रांति। राजमहलों की मौन क्रांति मेवाड़ में महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक से है। उदय सिंह ने अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन इसके अंतिम संस्कार में सामंतों ने इस निर्णय को बदल दिया। जगमाल के स्थान पर प्रताप को राजा बना दिया। ये वही जगमाल है जो इससे रुष्ट होकर फिर अकबर के शरण में चला गया था और अकबर ने इसको सिरोही जीतने के लिए आदेश दिया था। वही जगमाल है। सलुम्बर के कृष्णदास चूंडावत ने तिलक कर प्रताप की कमर में तलवार बांधकर गोगुंदा में प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया था। इसे ही राजमहलों की मौन क्रांति
कहा जाता है। और इससे आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों।